चैनल विच इज आरुषीज नोट्स। तो आज हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने अपनी पिछली वीडियो में करवाया था एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हमने पढ़ा था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, और अब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कैरियर्ड होती है थ्रू द हीमोग्लोबिन, और वो फॉर्म करता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट कैरिड करती है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। और ये कितने परसेंट कैरिड आउट करती है? 20 to 25%। एंड ये जो बाइंडिंग होती है उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे रिलेटेड होती है। ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेजर फैक्टर है जो इसकी बाइंडिंग को इफेक्ट करेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, जैसे टिश्यूज़ में मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में बताया है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो मेरे आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, और अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। ठीक है, तो जैसे उन्होंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन बनना है तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा और उसकी तरफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा टिश्यूज़ में, तो ज़्यादा बाइंडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, जबकि टिश्यूज़ में क्योंकि ज़्यादा है ना, मैंने अपने ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है, और वेयरएज जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा एल्वेलाइन में, तो तब क्या होगा? डिसोसिएशन होगा। तो डिसोसिएशन में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन में होगा, तो वहाँ से क्या होगा कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट हो जाएगा, मतलब कि जो कार्बन बॉन्डेड है हीमोग्लोबिन में वो टिश्यू से डिलीवर्ड हो जाएगा एल्वेलाई में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम है, जिसके कारण कि वो कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट हो जाएगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से। ठीक है, तो आरबीसीज के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है एंजाइम्स की, तो कार्बोनिक अनहाइड्रेज और मिनट क्वांटिटीज भी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में भी। तो ये एंजाइम जो है वो फैसिलिटेट करता है रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में, और आपके पास एनसीईआरटी में ये एक रिएक्शन भी गिवन है। ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद एट द टिश्यू साइट, जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है, जिसके पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है टिश्यूज़ में, और कैटाबॉलिज्म के कारण कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? वो ब्लड में डिफ्यूज़ करेगा आरबीसीज एंड प्लाज्मा में, और वो क्या फॉर्म करेगा? HCO3 एंड H पॉजिटिव। और एल्वेओलार साइट में जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, तो जो रिएक्शन होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा और फॉर्मुलेट करेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके लिए ऑक्सीजन ट्रैप्ड हो जाएगा एज अ बाइकार्बोनेट एट द टिश्यू लेवल, और फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा एल्वेलाई में, एंड फिर वो रिलीज आउट होगा एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो 100 ml ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एल्वेलाई। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि अभी मैंने क्या बताया कि पहले हमने अपनी पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें मैंने ये बताया था कि ऑक्सीजन कैसे चलेगा। ऑक्सीजन चलेगा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना के। ठीक है, और इसकी जो बाइंडिंग है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था डिसोसिएशन कर्व। तो जो हमारे पास एल्वेलाई थी वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा था और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या था? कम, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। और टिश्यूज़ में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम था, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर ज़्यादा थे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि कैसे अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होगी? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट होती है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके, और वो बनाती है कार्बिनो हीमोग्लोबिन, और 20 to 25% ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, एंड ये जो बाइंडिंग होती है उसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करती है, क्योंकि जैसे हमारे पास टिश्यूज़ में, हाँ टिश्यूज़ जो हमारे पास टिश्यूज़ था वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम था और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या था? ज़्यादा था। तो वहाँ पे क्या होगा? टिश्यूज़ में ज़्यादा बाइंडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, और एल्वेलाई में क्या होगा? क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, तो वहाँ पे क्या होगा? वो डिसोशिएट होगा। तो जो हमारे पास कार्बिनो हीमोग्लोबिन होगा उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वो एल्वेलाई में जाके क्या होगा? डिसोशिएट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जहाँ पे टिश्यूज़ में, क्योंकि वहाँ पे तो वो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिसोशिएट हो गया ना कार्बिनो हीमोग्लोबिन से, तो टिश्यू साइट में जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है दो तरफा रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि टिश्यूज़ में
हमारे पास एल्विलाई है, ठीक है, वहाँ पे क्या है कि पार्शियल का कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और ऑक्सीजन का लो है, तो वो ज़्यादा बाइंडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड की। और जो एल्विलाई है, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है और ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो वहाँ पे डिसोसिएट हो जाएगा कार्बिनो हीमोग्लोबिन से। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, डिसोसिएट होगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्योंकि आरबीसीज के अंदर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है एंजाइम की, जैसे कार्बोनिक अनहाइड्रेज हो गया और मिनट क्वांटिटीज़ हो गया जो प्लाज्मा में भी होंगे, तो ये जो एंजाइम क्या करेंगे, वो डायरेक्शन को, जो रिएक्शन है उसको दोनों डायरेक्शन में फैसिलिटेट करेंगे, कि जो रिएक्शन हो रही है एल्विलाई में भी टिश्यूज़ में भी, ये एंजाइम उस रिएक्शन को करने में मदद करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि टिश्यू साइड पे जहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डिफ्यूज कर जाएगी आरबीसीज एंड प्लाज्मा में, और क्या फॉर्म करेगी, HCO3 और हाइड्रोजन आयन। और एल्वियोलार साइड पे जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बहुत कम है, वहाँ पे क्या होगा कि जो रिएक्शन है वो ऑपोजिट साइड में प्रोसीड करेगी और फॉर्म क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वो रिलीज आउट हो जाएगी, मतलब कि फिर वो वहाँ पे ट्रैप हो जाएगी एट बाइकार्बोनेट की फॉर्म में टिश्यूज लेवल में, और फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी एल्विलाई में, और फिर वहाँ से वो रिलीज हो जाएगी। सिर्फ ये था। उसके बाद हमारे पास आता है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन हमारे पास है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी मतलब कि मेंटेन करते हैं, मतलब कि ह्यूमन बींग्स के पास एक एबिलिटी है जो उनका मेंटेन करता है, मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम, जो उनकी बॉडी टिश्यूज की डिमांड को सूट करता है। एंड ये किसकी मदद से होता है, ये न्यूरल सिस्टम की मदद से होता है। तो एक स्पेशलाइज सेंटर हमारे ब्रेन में जो मेडुला रीजन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो प्राइमरली इसकी रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और दूसरा जो सेंटर होता है जो हमारे पॉन्स रीजन में प्रेजेंट होता है ब्रेन के, उसको बोलते हैं न्यूमोटॉक्सिक सेंटर, जो मॉडरेट करता है हमारे फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूरल सिग्नल इस सेंटर से रिड्यूस करते हैं ड्यूरेशन इंस्पिरेशन की और ऑल्टर करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी रेट। एक कीमोसेंसिटिव एरिया भी सिचुएटेड होता है रिदम सेंटर के पास, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन से, इनसे सेंसिटिव रहेगा। तो जब भी इन सब्सटेंसेस में इंक्रीज आएगा तो वो इन सेंटर्स को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, जो इन टर्न सिग्नल को क्या करेगा, रिदम सेंटर को, जो इन टर्न रिदम सेंटर को मतलब कि सिग्नल देगा कि वो एक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करें रेस्पिरेटरी प्रोसेस में। जब ये जो सब्सटेंसेस की अगर कमी हो जाती है, एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ये जो हमारे पास सेंसिटिव एरिया है रिदम सेंटर के पास, जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए सेंसिटिव है, वो क्या करता है, फिर वो रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है कि ताकि वो कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट करे जब हाइड्रोजन आयन कार्बोनेट आयन या हाइड्रोजन आयन का एलिमिनेशन हो जाता है, ठीक है। एंड इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस विच रेस्पिरेटरी जो रिसेप्टर्स एसोसिएटेड होते हैं एओर्टिक आर्ट एंड कैरोटिड आर्टरी के साथ, वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं चेंजेस इन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और नेसेसरी सिग्नल सेंड करते हैं टू द रिदम सेंटर रेमेडियल एक्शंस के लिए। जो रोल होगा ऑक्सीजन के इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मैं फिर से बता देती हूँ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होता है कि सबसे पहले ऑक्सीजन, मैंने अपने पिछले वीडियो में करवाया था ऑक्सीजन डिसोसिएशन का, ठीक है। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि एल्विलाइन में पार्शियल प्रेशर किसका, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है, एल्विलाइन में। और टिश्यूज में क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होगा, ज्यादा होगा, सॉरी। तो जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में सबसे पहले जो हमारे पास एल्विलाई होती है वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होता है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड साइड जो टिश्यूज होते हैं वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन का, और ऑन द अदर हैंड साइड जो हमारे पास टिश्यूज होते हैं वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जाएगी और वो उसके बाइंडिंग डिफरेंट पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो भी हीमोग्लोबिन ही कैरी आउट करते हैं
कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बना के 20 से 25% तक, ठीक है। और ये जो बाइंडिंग होती है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड करती है, ठीक है। जो इनसे सारे फैक्टर्स हैं जो इसकी बाइंडिंग को अफेक्ट करेंगे। जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का कम होगा, जैसे टिश्यूज़ में था, ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा होगी बाइंडिंग कार्बन डाइऑक्साइड की। और जो हमारे पास एल्वेलाई है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो वहाँ पे क्या होगा, कार्बिनो और हीमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, डिसोशिएट करेगा। अब आरबीसीज के अंदर क्या होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे जो मतलब कि उनके कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, कार्बोनिक अनहाइड्राइज या मिनट क्वांटिटी सेम प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर भी, जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन को जो ट्रांसपोर्टेशन की रिएक्शन है उनको दोनों डायरेक्शन में लेके जाते हैं। अब दोनों डायरेक्शन में कैसे, कि टिश्यू साइट जो होगी, टिश्यू साइट कौन सी होगी, टिश्यू साइट वो होती है जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे क्या होगा टिश्यू साइड में कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिफ्यूज कर जाएगा ब्लड में और आरबीसीज में और HCO3 और हाइड्रोजन आयन बना देगा। और एल्वेलाई साइड पे जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कम है, तो वही रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी और क्या फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फिर क्या होगा कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड होगी एज अ बाइकार्बोनेट टिश्यू लेवल पे, और फिर वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगी टू द एल्वेलाई और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो वो कह रहे कि ह्यूमन बींग्स के पास एक सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है अपना ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम या प्रोसेसेस है उसको मेंटेन करने के लिए, और ये किसके थ्रू होता है, ये होता है न्यूरल सिस्टम के थ्रू। और एक स्पेशलाइज्ड सेंटर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो ये सारी चीजें देखते हैं। तो एक स्पेशलाइज्ड सेंटर जिन्होंने इन्होंने बताया एनसीईआरटी वालों ने, वो बताया जो मेडुला रीजन में होगा ब्रेन का, जिसको कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रेगुलेशन। और दूसरा सेंटर हमारे पास पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है ब्रेन के, जिसको बोलते हैं निमोटॉक्सिक सेंटर, जो हमारे पास फंक्शंस मॉडरेट करेगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के। तो न्यूरल सिग्नल इन सेंटर से रिड्यूस करता है ड्यूरेशन इंस्पिरेशन की और रेस्पिरेटरी रेट को ऑल्टर कर देता है, ठीक है। और एक कीमो सेंसिटिव एरिया भी प्रेजेंट होता है एडजेसेंट टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन। और फिर जब भी इन सारे सब्सटेंसेस की एलिमिनेशन होती है तो वो क्या करता है, वो सिग्नल्स क्या करता है, सेंड करता है रिदम सेंटर में ताकि वो एडजस्टमेंट कर सके, ठीक है। एंड जो रेस्पिरेटरी जो एओर्टिक आर्ट और कैरोटिड आर्टरी के साथ होते हैं वो भी रिकॉग्नाइज करते हैं चेंजेस इन द कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और नेसेसरी सिग्नल सेंड करेंगे टू द रिदम सेंटर रेमेडियल रिएक्शंस के लिए। एंड रोल ऑक्सीजन का वो भी रेस्पिरेटरी रिदम में बहुत ज़्यादा क्वाइट सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब इसका बस एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बचा है, वो है डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो वो मैं अभी मैं करा देती हूँ। अस्थमा होता है कि जब हमारे को डिफ़िकल्टी आती है ब्रीदिंग में, जो वो क्यों आती है ब्रीदिंग, यहाँ हमारे पास ब्रोंका और ब्रोंकलाइट जब वो उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो फिर हमें ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको बोलते हैं अस्थमा। फिर है इसमें दिया हुआ एनसीईआरटी में एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें जो एल्वेलाई वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं क्योंकि रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। तो मेजर कॉज इसका जो है सिगरेट स्मोकिंग। जब कोई भी इंसान अगर वो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है। जब उसका रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है क्योंकि उसकी एल्वेलाई वॉल्स डैमेज हो जाएंगी, तो जिसके कारण उसका रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज होता है, तो उसको क्या हो जाता है, उसका एम्फीसीमा हो जाता है, ठीक है। देन आता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कई इंडस्ट्रीज में स्पेशली जो हमारे पास ग्राइंडिंग में या स्टोन ब्रेकिंग में होती है, बहुत ज़्यादा डस्ट प्रोड्यूस होती है, तो जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का वो फुली कोप अप नहीं कर पाता विद द सिचुएशन। तो लॉन्गर एक्सपोजर क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन लेट करेगा, या जो हमारे पास फाइब्री टिश्यूज है उसकी पॉलिफरेशन हो जाएगी और एक सीरियस लंग डैमेज करता है। तो जो वर्कर्स होते हैं ऐसे जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको प्रॉपरली मास्क पहनना चाहिए। और ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अब जो कोई भी आपको नेक्स्ट चैप्टर शुरू करना है आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वही शुरू करूंगी। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलता है देन प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरुषि नोट। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरुषि नोट्स। और आप प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे 140 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दो। अगर आप करवा दोगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू एंड बाय।